नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति अजीब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ तमाम तरह की चर्चा हैं, अटकलबाजियां हैं, अफवाहें हैं, लेकिन हम अटकलबाजी और अफवाहों पर नहीं जा रहे। हम केवल दो मुद्दे ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। एक मुद्दा यह है कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान किनारे कर दिए गए हैं? क्या वाकई शिवराज सिंह जी चौहान इस बार बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, जैसा उन्होंने अभी बुधनी के एक कार्यक्रम में कहा कि यदि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा? तो वास्तव में आज शिवराज सिंह जी चौहान कहाँ खड़े हैं? और दूसरा, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के जो तेवर हैं, कभी वो महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की बात कर रही हैं, कभी वो कह रही हैं कि मैं अब 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश छोड़ दूंगी। वह नहीं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में पार्टी की जीत या हार का कोई भी श्रेय उनके माथे पर जाए। तो ऐसे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर जो अब चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन चुके हैं। हम इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार गिरिजा शंकर जी से। हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई शिवराज सिंह जी चौहान को कोई खतरा है? शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई रिटायर होने वाले हैं? शिवराज सिंह चौहान क्या सीट बदलने वाले हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरिजा शंकर जी। जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में एकदम बना है, कुछ होता है, कुछ बनाया जाता है और कुछ बन जाता है, तो वास्तव में आप क्या देख रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह जी चौहान के ऊपर कोई ऊपरी दबाव है? जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं वो बड़े हताशापूर्ण हैं। देखिए, जो माहौल बना है या बनाया गया है, उस माहौल में मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। जो बड़ा सवाल जो आपने कहा कि शिवराज जी को हाशिए पर किया जा रहा है हाईकमान के द्वारा या उनके बयानों को लेकर, तो मुझे इसमें कोई तर्क या कोई तथ्य अभी तक मेरे सामने ऐसे नहीं आए हैं जिससे ऐसा लगे कि शिवराज जी को कहीं हाशिए पे हाईकमान डाल रहा है। आप थोड़ा पहले जाइए, 18 का चुनाव बीजेपी हार जाती है शिवराज जी के नेतृत्व में, 20 में दोबारा सरकार बनती है। इन 15 महीनों में प्रदेश की राजनीति में शिवराज जी का बहुत उनके दौरे और तमाम चलते रहे, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी पार्टी की नहीं थी उनके पास। और ये जो जितने दावेदारों की हम बात कर रहे हैं, ये दावेदार जो हैं वो 2018 में भी थे, 20 में भी थे और आज भी हैं। 2020 में जब सरकार बनी तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी, कि शिवराज जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका पार्टी हाईकमान देगी। लेकिन वैसा हुआ। इसका मतलब जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनकी दावेदारी को हाईकमान ने सिरे से नकार दिया। अब आज वो उनकी दावेदारी आज भी कायम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी दावेदारी को लेकर हाईकमान जो है अपने 20 के रुख से कहीं कुछ बदला है। दूसरी बात, यदि हाईकमान का विश्वास शिवराज सिंह पर न होता तो 2020 में एक हारे हुए मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जैसा कोई काम नहीं होता। उसके बाद आप देखेंगे चुनाव के ठीक महीने 1.5 महीने पहले उनको मंत्रिमंडल एक्सपांशन की अनुमति देता है हाईकमान, और उस मंत्रिमंडल एक्सपांशन में उनको फ्री हैंड मिलता है कि आप जिसको चाहें उसको मंत्री बनाएं। ये फ्री हैंड मिलना अपने आप में दिखाता है कि पार्टी हाईकमान उनको कितना तवज्जो दे रही है। जो उनकी यात्रा जो निकल रही थी, जो हर साल निकलती जन आशीर्वाद यात्रा, इस बार रणनीति ये बनी कि 5 अलग अलग यात्राएं निकलेंगी और जो अलग अलग जो नेता हैं उन क्षेत्रों के, वो उसको लीड करेंगे। वो यात्रा निकली, लीड की, लेकिन वो भी यात्राएं भी जो है वो माइनस शिवराज सिंह नहीं रही। उन सारी यात्राओं में शिवराज सिंह को शामिल किया गया, हर यात्रा में गए वो। तो मुझे लगता नहीं है कि किस तरह से हाशिए में, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात देखेंगे आप कि जितनी योजनाओं की घोषणाएं, वो ऐसी योजनाएं हैं जो जिनकी घोषणा शिवराज जी कर रहे हैं और जिन पर अमल भी हो रहा है। दूसरे जो बीजेपी के राज्य हैं उनके लिए चुनौती बनने वाली योजनाएं हैं कि 450 रुपये में आप यदि गैस सिलेंडर यहाँ देंगे तो बाकी राज्यों में भी ये बात उठेगी। उसके बावजूद हाईकमान ने उनकी इन तमाम घोषणाओं को या तमाम योजनाओं को मंजूरी दी। तो ऐसा कहीं मुझे लगता नहीं है कि कहीं किसी को हाशिए में डाला गया है या कहीं उनकी जो अथॉरिटी है उस पर कोई बात हो रही है। पूरे खुले रूप से
पूरे इंडिपेंडेंट तरीके से पूरे चुनाव को वो लीड कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार उनकी सभाएं हो रही हैं और सरकार की तमाम योजनाएं। आज ही आपने देखा होगा कि 35% रिजर्वेशन महिलाओं को नौकरी में उन्होंने घोषणा कर दी, उसकी अधिसूचना जारी हो गई। तो फिर ये तर्क ये माहौल कहाँ से आता है, मैं नहीं समझता। देखिए गिरिजाशंकर जी, मैं बताऊं ये जो माहौल बना है वो कैसे बना है। 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए थे और कार्यकर्ता महाकुंभ में थे, तो उन्होंने एक भी बार शिवराज जी का नाम नहीं लिया, उनकी तरफ जी भर के देखा नहीं, उनकी लाडली बहन योजना का उल्लेख नहीं किया और मध्य प्रदेश सरकार में जितने भी काम किए गए हैं उसका एक शब्द भी नहीं बोला। तो इससे एक ये संदेश गया। दूसरी बात आपने कही कि मध्य प्रदेश में जब सरकार नहीं थी तो उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था उस समय। प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूं। तीसरी बात, प्रदेश की राजनीति में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तीसरी बात आपने कहा कि मंत्रिमंडल में उन्हें फ्री हैंड था, इसके बाद भी वे अपने चहेते बिसेन साहब को और राजेंद्र शुक्ला को नहीं ले पाए थे, तो ये उनकी मजबूरी रही है। तो अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये जो इन्हीं को तो चुनाव के ठीक पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया। मैं वही तो कह रहा हूं मैं कि मंत्रिमंडल में उस समय फ्री हैंड के बाद भी नहीं कर पाए। नहीं, उस वक्त फ्री हैंड की बात नहीं कर रहा हूं। जो उन पर विश्वास करने की बात है, चुनाव के 2 महीने पहले कैबिनेट एक्सपांशन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो शिवराज सिंह को उसकी अनुमति मिली और उनको अनुमति उन नामों को लेकर मिली जिनको वो शामिल नहीं कर पाए। लेकिन एक रामपाल रह गए, उनके वो रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो सुपरमेसी है वो और हाईकमांड से उनका तालमेल, वो कहीं लय टूटी हो, ऐसा कोई उदाहरण मेरे सामने नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री ने लाडली बहन का नाम नहीं लिया। शिवराज जी का एक भी बार 55 मिनट के भाषण में 42 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, पर एक भी बार शिवराज जी का नहीं लिया। एक दूसरा, शिवराज सिंह जी जिस तरह की अब स्पीच दे रहे हैं, जैसे बुधनी में आज क्या जरूरत थी जनता से पूछने की कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, या ये कहने की कि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें बहुत याद आऊंगा। नहीं, ये जो है इस तरह की भावनात्मक अपील या भावनात्मक बातें चुनाव में की जाती हैं। आप इसको चुनावी रणनीति का हिस्सा समझिए। आप विकास की बात करते हैं, आप तरक्की की बात करते हैं, उनके भलाई की बात करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं, और फिर उसका जो अगला क्रम होता है, जो आखिरी क्रम होता है चुनावी राजनीति का, वो होता है भावनात्मक और सिंपैथी वाला पक्ष। आपको ख्याल होगा 67 के इलेक्शन की आप याद कीजिए, प्रत्याशी जो है वो लोगों की सिंपैथी लेने के लिए अपने आप को खुद पिटवा लिया करते थे और पट्टी बांधकर घूमते थे और लोगों की सिंपैथी मांगते थे। तो और जो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मैं बाहर था, आज आप मैंने देखा तो उसका क्लिप देखा मैंने, उसमें बहुत हंसते हुए बात कर रहे हैं, बहुत लाइटर वेन में बात है, वो कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। चूंकि जो जिस माहौल की बात कर रहे हैं वो माहौल तथ्यात्मक रूप से नहीं है, तो हर छोटी बात को उस माहौल के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश जो है वो गलत है। जहाँ तक प्रधानमंत्री के भाषण की बात है, तो ऐसा 1-2 बार और हुआ है, मध्य प्रदेश में नहीं और भी राज्यों में हुआ है। वो उनका पैन इंडिया भाषण था, जहाँ पर वो किसी राज्य की कोई बात नहीं की, उन्होंने केवल अपनी बात की। ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि वो चूंकि जिस कार्यक्रम में आए थे वो चुनावी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी उसका समापन था। जन आशीर्वाद यात्रा का भी नाम नहीं लिया उन्होंने, तो उसमें शिवराज जी कहाँ आ गए? तो ये है। और आप देखेंगे कि ये सारे जो कुहासे हैं उसको यदि आप याद करें, शायद आपने ही सवाल किया था अमित शाह जी से, तो उन्होंने जो एक जवाब मुझे याद है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं और मेरे बगल में बैठे हैं। उसके आगे मैं नहीं समझता कुछ बात है। जहाँ तक चेहरे को प्रोजेक्ट करने की बात आती है, तो आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पूरे देश में देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जनता दल हो या लेफ्ट पार्टीज हो, किसी भी पार्टी में जो परंपरा है, रूलिंग पार्टी का जो हेड होता है वो चुनाव में पार्टी का स्वाभाविक चेहरा होता है, उसको अलग से घोषणा नहीं करनी पड़ती। नरेंद्र मोदी जाएंगे जब 24 के चुनाव में, तो अलग से घोषणा नहीं होगी कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं, या ज्योति बसु की या इंदिरा गांधी की या बिजू नवीन पटनायक की घोषणा नहीं होती। रूलिंग पार्टी में जो सरकार का मुखिया होता है वो एक स्वाभाविक चेहरा होता है रूलिंग पार्टी का। जो चेहरा घोषित करना होता है वो विपक्ष करना होता है। गिरिजाशंकर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मध्य प्रदेश की
करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 सूचियां जारी की है 39 एक एक सिंगल और हुई है, इन सूचियों में जो निकल कर आया है वो ये आया है कि पार्टी ने अपने वरिष्ठ और प्रभावी लोगों को हारी हुई सीटों पर उतार दिया है। केवल एक प्रहलाद पटेल को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह जितने भी दिग्गज उतारे गए हैं वो हारी हुई सीटों पर उतारे हैं। आपको लगता है शिवराज सिंह जी को भी अब बुधनी की जीती हुई सीट के बजाय कोई ऐसी सीट दी जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती हो, जो लंबे समय से हार रही हो? ये प्रयोग कोई नया नहीं है। आपको याद होगा कि 2003 में शिवराज सिंह को सांसद रहते हुए दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की टिकटें बटी हैं। वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। तो ये पार्टी पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री का उपयोग कहाँ लेना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री को केवल एक हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ाकर पूरे प्रदेश से अलग करना चाहते हैं या पूरे प्रदेश में उनका उपयोग करना चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी अपने मुख्यमंत्री का उपयोग, जिसका कि पूरे प्रदेश में लंबे समय तक जनाधार रहा हो, उसको किसी एक सीट पर बांधने का कोई काम करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। गिरिजा संघ जी, हमने पिछले 3-4 चुनाव तो मैंने बहुत अच्छी नज़दीक से देखे हैं। हमेशा ये होता था कि मध्य प्रदेश में मीटिंग हुआ करती थी प्रत्याशियों को लेके। एक पैनल बनता था 3 नामों का, वो पैनल दिल्ली जाता था, उसमें से एक एक नाम चढ़ता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में वो प्रक्रिया शायद जो यदि हो भी रही है तो उसका कोई अता पता नहीं है, ना तो कोई बैठक हो रही है। बैठ के हो जरूर रही हैं, लेकिन वो जो पैनल बनते थे, नाम आते थे, उस तरह की प्रक्रिया एकदम बदल दी गई है। इस बार आपको परिवर्तन नजर आ रहा होगा कि जो कुछ कर रहे हैं या तो हाईकमान खुद कर रहा है या उनकी भेजी हुई टीम, जिसमें भूपेंद्र जी यादव हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ यह है कि पहले तो आप एक केंद्रीय मंत्री भारी भरकम नरेंद्र सिंह जी तोमर को मध्य प्रदेश का चुनाव संचालक बनाते हैं और फिर उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेज देते हैं। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में बदला हुआ माहौल जो है, चुनाव टिकट वितरण को लेकर जो माहौल बदला है, जो प्रक्रिया उन्होंने एकदम चेंज की है, उसका क्या असर देख रहे हैं? ये माहौल बदलना शुरू हो गया था 71 से। आप जो देख रहे हैं वो उस माहौल बदलने वाली प्रक्रिया का एक इम्प्रूव्ड वर्जन देख रहे हैं। 70 के बाद चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी हो, पहले होता था कि ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये पैनल बनते थे और जिला कांग्रेस कमेटी ने यदि किसी प्रत्याशी का नाम वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया तो स्टेट और हाईकमांड को उस नाम को बदलने में पसीना आता था। वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म होती गई और जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक या संगठन का फीडबैक वो धीरे धीरे खत्म होता गया और वो उसके जगह पर जो सर्वे कंपनी, कंसल्टेंट, ये जगह ले लिए। आज मुझे आश्चर्य होता है कि जब बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जब ये कहते हैं कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, तो फिर आपका संगठन क्या कर रहा है? तो संगठन का अवमूल्यन तो धीरे धीरे जो हुआ था, इस बार आपको ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत जो खाना पूर्ति होती थी स्टेट लेवल पर वो होती नहीं दिख रही है और सारा कुछ जो दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड है। और ये मामला केवल बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस में भी जो है लगभग यही हालत है। आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं हो पाए हैं वो सिर्फ इसलिए कि हाईकमांड की मुहर नहीं लग रही है। हाईकमांड की मुहर पहले भी लगती थी, लेकिन उसके पहले एक लंबी प्रक्रिया होती थी और ब्लॉक और जिला लेवल से वो प्रक्रिया शुरू होती थी। अब वो ब्लॉक, जिला और प्रदेश भी खत्म हो गया, अब केवल दिल्ली से सब कुछ होगा, ये हम देख रहे हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी एक बात बहुत गर्व के साथ कहती रही है और कह इस बार भी रही है, लेकिन वो गर्व दिखाई नहीं दे रहा। वो ये कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पे 10 कार्यकर्ता हुआ करते थे, यूथ होते थे, बूथ पर यूथ, ये तमाम सारे नारे हुआ करते थे। इस बार मैंने व्यक्तिगत तौर पर जाके देखा है कई जगह, अब ये जो प्राइवेट कंपनियां जो है ना, उनके कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। प्राइवेट कंपनियां आउटसोर्सिंग कर रही हैं, आउटसोर्सिंग वालों को के वो बनवा दिए जाएंगे भाजपा कार्यकर्ता ग्रुप में। तो आपको क्या लगता है, एक भाजपा कार्यकर्ता काम करता था वो, और ये प्राइवेट आउटसोर्सेस लोगों को लाकर वहाँ भाजपा कार्यकर्ता बना के बिठाना, कितना अंतर आएगा? इससे चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। ये भी एक प्रक्रिया के तहत हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। सेशन जब बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके बाद जो पाबंदियां लगाई गई, उन पाबंदियों के चलते चुनाव में गड़बड़ियां या बाकी तमाम चीज़ें तो कुछ हद तक रुकी, खात्मा नहीं हुआ उसका तब भी, लेकिन कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित हो गई। रैली निकलना नहीं है, जुलूस निकलना नहीं है, दीवार पे लिखना नहीं है, कुछ और करना नहीं है प्रचार के,
वोटर को लेकर घर से पोलिंग बूथ तक लाना नहीं है, ये तमाम काम कार्यकर्ता करते थे। ये तमाम काम रोक दिए गए, तो जाहिर है कार्यकर्ता के पास कोई काम नहीं बचा। एक काम आखिरी बचा था, हर घर जाकर पर्चियां बांटने का। अब वो पर्चियां भी इलेक्शन कमीशन बांट रही है, तो फिर कार्यकर्ता के पास क्या बचा? बावजूद इसके बीजेपी ने, कांग्रेस ने, दोनों ने, कांग्रेस ने मंडलम जैसा कुछ बनाया है, बीजेपी ने वो पन्ना प्रभारी जैसा कुछ प्रयोग किया है, तो वो तमाम प्रयोग हैं और कार्यकर्ताओं को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बिल्कुल सही कहना आपका है कि चुनाव में अब कार्यकर्ताओं की वो भूमिका जो पहले हुआ करती थी अब नहीं रही। और जो आप बता रहे हैं बात कि जो हायर करके लोगों को रखा जा रहा है, ये भी मेरी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन यदि ऐसा है तो मैं इसको बिल्कुल इससे असहमत नहीं हूँ। ये हुआ होगा क्योंकि अब पूरी तौर पर चुनाव और चुनाव की रणनीति, चुनाव प्रचार, ये सब कुछ जो है वो निजी कंपनियों के हाथों से पिछले 2, 3, 4 चुनाव से हम देखते आ रहे हैं। यही कंपनियां करती रही हैं। और उसमें जो एक सवाल जो मुझसे आप पूछने वाले थे, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ बिना आपके पूछे कि ये जो बीजेपी के, कांग्रेस में स्वर कम है उसके, बीजेपी में अधिक है कि सुमित्रा महाजन से लेकर के हाँ, तो है ना, मेघराज जी और तमाम कृष्ण मुरारी मोगे, रघुनंदन शर्मा, सुमित्रा महाजन, मेघराज जैन, ये सब अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। अब ये है कि जब ये सारे काम जो चुनाव की रणनीति बनाना है, चुनाव की कोई पूरी तैयारी करनी है, ये संगठन के लोग क्या करते हैं? 2 तरह के लोग होते हैं पार्टी में, एक जननेता होता है और एक संगठन चलाते हैं। जो संगठन चलाते हैं उनकी कोई चुनाव बड़ी भूमिका नहीं होती, लेकिन रणनीति बनाने में भूमिका होती है। तो अब उनकी कोई भूमिका चुनाव में इस बार सीमित कर दी है। इस बार नहीं, पहले से भी पिछले चुनाव में कौन सा इनका उपयोग किया गया था? तो जब एक तरह से आपके पास बाजार से तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो फिर जाहिर है कि आपके जो नेता हैं आपकी पार्टी में, उनके अनुभव या उनकी सीनियरिटी या तमाम चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती नहीं है। अब साधारण भाषा में कहें हम कि यदि दूध डेयरी से दूध आ रहा है तो घर में भैंस कौन बांधे? कह सकते हैं आप। तो लेकिन ये बात इन नेताओं को भी रियलाइज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आके जो बात कर रहे हैं, ये मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि ये बहुत सीनियर नेता हैं पार्टी के, और पार्टी के अनुशासन की बात तो यही लोग सालों से करते रहे हैं। और यदि वही सोशल मीडिया पे जाके अपनी बात कहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो अनुशासन की बात कायम रहेगी। ये वक्त के बदलाव के साथ में जो राजनीति में और राजनीतिक प्रक्रिया में जो बदलाव आता है, यदि कोई नेता किसी पार्टी का हो, यदि वो अपने आप को उस बदलाव के साथ अपडेट नहीं करेगा तो अप्रासंगिक हो जाएगा, जैसे बहुत सारे नेता हो रहे हैं। गिरिजाशंकर जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2018 तक भी स्थिति ये थी कि पूरा चुनाव मतलब प्रदेश संगठन की मुट्ठी में हुआ करता था। केंद्र की भूमिका सीमित थी, बहुत ज़्यादा उतनी नहीं थी। शुरुआत हो चुकी थी 18 में, लेकिन इस बार ये कार्यकर्ता महसूस कर रहा है, बीजेपी का आम कार्यकर्ता, छोटे नेता, पदाधिकारी से यदि मैं बात करता हूँ तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ तो दिल्ली चला गया है, मध्य प्रदेश में बचा क्या है। तो ये जो 2018 और 2023 का जो अंतर है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये सब चीज़ें दिल्ली क्यों ट्रांसफर हुई, केंद्र में क्यों। और कुछ पत्रकार मित्र तो ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश इस समय सत्ता हो या संगठन केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। नहीं, इस बार महसूस किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा भी, पत्रकारों के द्वारा भी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश तो बहुत पहले से बन चुके हैं। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी की आलोचना क्यों होती थी? क्योंकि दिल्ली से मुख्यमंत्री चुने जाते थे। मध्य प्रदेश का तो हाल ये रहा कि मध्य प्रदेश नया राज्य बना और 2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री का निधन हुआ और दिल्ली से मुख्यमंत्री आया। तो हाँ, तो दिल्ली शासित प्रदेश होने का तो ये कोई नई बात नहीं है। और आप देखेंगे कि पिछले मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे, मध्य प्रदेश का नहीं और राज्यों का भी, तो दिल्ली के लीडर और स्टेट के लीडर, इनके साथ ऑटोनॉमी को लेकर लगातार संघर्ष होता रहा है। स्टेट के नेता चाहते रहे, डीपी मिश्रा हों चाहे बाकी लोग हों, कि हमको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए काम करने की, और दिल्ली हाईकमान के नाम पर उन पर वो निर्णय अपने थोपते थे। वो धीरे धीरे जो है वो और विस्तार मिल रहा है इसको। 18 और 23 का अंतर समझना चाहते हैं। 18 भी कांग्रेस बीजेपी में जो 18 में था, और बीजेपी 2023 इलेक्शन तैयारी पूरी, उसमें क्या अंतर आप महसूस करते हैं? 18 का चुनाव जो है जैसा पहले चुनाव होता था उसी तरह हुआ। कोई
प्रयोग नहीं किया बीजेपी ने। और 23 में बीजेपी जो है मध्य प्रदेश चुनाव के लिए एक प्रयोग नए देखने को मिल रहे हैं। मैंने तो कम से कम कभी नहीं सुना अपने 50 साल के पत्रकारिता जीवन में कि चुनाव की घोषणा हुई नहीं है और उसके महीनों पहले प्रत्याशी घोषित हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हुआ। इतने बड़े बड़े नेता, ये जरूर है इक्का दुक्का जो सांसदों को चुनाव उतारना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारना ये भी एक नया प्रयोग है। तो इस बार आपको प्रयोग अधिक देखने को मिल रहे हैं और वो सारे प्रयोग पार्टी हाईकमांड कर रहा है। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे गिरिजा शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपने देखा अनुभव की खान है। एक बात यदि आप बोल दीजिए तो पूरा के पूरा आपको रेफरेंस यहाँ मिल जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश का लंबे रेफरेंस उनके पास, उनके मस्तिष्क में रहता है। पर उन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि एक अफवाह उड़ाई गई है, एक माहौल बनाया गया है कि शिवराज सिंह जी को दरकिनार कर दिया गया है। सच्चाई यह है कि शिवराज सिंह आज भी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और मोर्चे पर डटे हुए हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।